सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, तो वो कैसे पॉसिबल है? द फर्स्ट इज द इनिशियल आयनाइजेशन इवेंट। स्टार्ट में जब सैंपल से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो क्या चांस है कि उसमें आयनाइजेशन किस तरह से होगी? Let's suppose we have such type of a molecule. अब इनिशियली जब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा और इसमें से अंदर से एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाएगा, तो ज़्यादातर चांस है कि ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए। तो ये जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पर रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज हो, अब इसके साथ जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, बम्बार्डमेंट होगी और अपना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, तो मॉलिक्यूलर आयन जो बनेगा वो इस तरह से होगा। जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दीज आर वीकली हेल्थ। यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है इसमें आयनाइजेशन हो जाएगी, रेडिकल और एनाइन बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो और इनकी आयनाइजेशन जो पॉसिबल फ्रेगमेंटेशन है वो ये है कि ऑक्सीजन में से लोन पेयर जो है वो निकल जाएगा और इस तरह का रेडिकल कैटाइन बन जाएगा। जिन जिन कंपाउंड्स में कोई भी हेट्रो एटम ना हो या कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सिर्फ सारे सिंगल बॉन्ड्स हो लाइक दिस, उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और आयनाइजेशन होती है तो फिर चांस है कि कोई एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से अगर ब्रेकिंग हुई तो कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा ये, और दूसरी साइड पे यूँ, एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि जो ये वाली साइड है मॉलिक्यूल की, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस वाले पे रेडिकल आ जाए। तो इसको हम ओवरऑल फिर इस तरह से लिखते हैं कि हम दोनों मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख लें और ऊपर जो है हम रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज का साइन बना दें।
जो नेगेटिव एलिमेंट है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपके पास एक न्यूट्रल बन जाएगा H2Y और साथ में R पॉजिटिव। Now let's see another example. H2C डबल बॉन्ड Y R। अगर इस तरह की स्पीशीज हो, इस Y पर पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर भी सिंपल इंडक्टिव क्लीवेज होगी। ये जो Y है ये R में से के साथ जो बॉन्ड है उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आपके पास H2Y डबल बॉन्ड C और साथ में जो है R पॉजिटिव बन जाएगा। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी बनते हैं, नेगेटिव आयंस भी बनते हैं, रेडिकल्स भी बनते हैं, लेकिन जो डिटेक्ट होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव आयंस ही डिटेक्ट होंगे और उनका मास स्पेक्ट्रम में पीक बनेगी। Another mode of fragmentation is Retro-Diels-Alder cleavage. अब you must be remembering Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction में क्या होता है कि एक conjugated डाइईन होते हैं जिसको डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो यहाँ से इस तरह के ये बॉन्ड मूवमेंट हो जाती है और एक साइक्लिक रिंग बन जाता है इस तरह से। इस रिएक्शन को हम डील्स-अल्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब रेट्रो-डील्स-अल्डर इज द ऑपोजिट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर हमारे पास 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हो जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और वो वापस डिसोसिएट होके आपको डाइईन और डाइनोफाइल दे दें, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रो-डील्स-अल्डर रिएक्शन। लेट्स सपोज we have this compound, suppose we have this radical cation। अब यहाँ पर जब रेट्रो-डील्स-अल्डर क्लीवेज होगी तो क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस साइड पे आ गया और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गया। तो इसमें से क्या होगा कि मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट गया है और ये वाला, तो ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये अलग हो जाएगा। तो इनको आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये R है और यहाँ पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से आया हुआ है और एक इससे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो है डाइनोफाइल और नेक्स्ट यहाँ से मॉलिक्यूल का दूसरा हाफ, यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया है और एक बॉन्ड इस ऊपर की डायरेक्शन में बन जाएगा और एक नीचे की डायरेक्शन में, यहाँ और यहाँ, और R जहाँ पर लगा हुआ है उसको उसी पोजीशन में लगा देंगे। दिस विल बी द रेडिकल कैटायन। रेट्रो-डील्स-अल्डर रिएक्शन जो है वो डील्स-अल्डर का ऑपोजिट होगा और मॉलिक्यूल जो है अपने स्टार्टिंग मटेरियल में वापस फ्रेगमेंट हो जाएंगे। The next important type of fragmentation is the McLafferty rearrangement. McLafferty rearrangement उन compounds में होगा जिसमें अल्कीन्स, एरीन्स, कार्बोनाइल या इमीन कंपाउंड्स हो और उनके साथ जो है वो गैमा हाइड्रोजन भी मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड्स में रीअरेंजमेंट हो जाती है जिसको मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, Z और Y जो है कोई भी हेटेरो एटम्स हैं। अब अगर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज द गैमा कार्बन। अब गैमा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा वो गैमा हाइड्रोजन कहलाएगा। अब इसमें जब रीअरेंजमेंट होगी
दिस इज द रेडिकल कैटाइन। तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है इसमें ब्रेकिंग हो जाएगी, होमोलेटिक ब्रेकेज। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उस साइड पे चला जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया है। ये जो हाइड्रोजन था ये इस पार्ट के साथ आ गया है और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो गया है और इस साइड का जो पार्ट है वो अलग हो गया है। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर इतना कंपाउंड, ये वाला जो बॉन्ड था दिस वन, ये ब्रेक हो गया है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो गया है और इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया है, जिसको हम यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट साइड पे जेड, जेड ने जो है यहाँ पर क्या हो गया है कि जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर वाई के साथ बॉन्ड और जो नया बॉन्ड बना है वो यहाँ पर है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया और एक इधर से, तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया। और इसी तरह से जेड ने जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है इस तरह से, और ये अपना रेडिकल और कैटाइन। So this is called as McLafferty rearrangement. तो ये जो सारे फ्रेगमेंटेशन के पैटर्न्स हैं ये मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होते हैं। जब हमने एनालाइज करना होता है मास स्पेक्ट्रम तो उसमें हम यही देखते हैं कि ये इसमें किस तरह से ब्रेकिंग हुई, जिसकी वजह से कोई भी एक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास में से उस मुख्तलिफ पीक्स जो हैं वो बन गए हैं, या स्पेक्ट्रम पे मुख्तलिफ पीक्स जो आ जाते हैं उसको फिर हमने डिटरमिन करना होता है कि ये जो पीक है वो किस फ्रेगमेंट के लिए हो सकती है।